Very good morning student and my dear friend. Welcome to my YouTube channel. Student, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो जो केमिकल नेचर की बात करें तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है वो हमारे बेसिकली किससे मिलकर बनते हैं। प्रोटीन इट मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ यानी ये पॉलीमर्स ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। राइट, तो किससे मिलकर बने होते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमें इसमें ये समझना है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंस हैं जिसमें अमोनिया, जिसमें बेसिकली हमारे टू सब्सटेंस प्रेजेंट होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? तो वो सब्सटेंस एक तो है इसमें NH2 मतलब अमीनो एसिड और दूसरा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें अमीनो एसिड भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे। राइट, तो हम बात करते हैं यहाँ पे COH, CH, CH, CH2 एंड CH3। ठीक है, और हम यहाँ पे जोड़ देते हैं NH2। राइट, तो इधर हमारा हो गया दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। तो इसमें क्या है कि अमीनो एसिड भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो इसको हम अमीनो एसिड बोल सकते हैं। लेकिन ये किस टाइप का अमीनो एसिड है? ये है बीटा टाइप का अमीनो एसिड है। ठीक है, बीटा टाइप का अमीनो एसिड है। लेकिन स्टूडेंट हमने जो प्रोटीन में डिस्कस किया था इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो हमें इसको फोकस नहीं करना है। राइट, ये हमारे मतलब का नहीं है, हमें केवल अल्फा अमीनो एसिड को फोकस करना है। तो हम अब ये देखें कि अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक अल्फा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं? COOH, CH और यहाँ पे आपका NH2 और इस H को मैं इधर ले जाता हूँ और ये यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यानी G का मतलब कोई भी ग्रुप है या कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये है जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस जो G वाली पोजीशन है, राइट, इस G वाली पोजीशन पे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को ऐड करेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड आपके बनते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, अगर G की जगह में H रख देता हूँ, G की जगह क्या रख देता हूँ? H, तो किसका फॉर्मेशन करेगा वो? ग्लाइसिन का। ठीक है, और अगर G की जगह में CH3 रख देता हूं तो किसका फॉर्मेशन करेगा? एलानिन का। एलानिन का।
और अगर जी की जगह में अगर ये ग्रुप रख देता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। अगर मैंने इसको रख दिया, राइट, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फिनाइल एलानिन ग्रुप, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है बेसिकली कि अमीनो एसिड के बारे में हम डिस्कस नहीं करना, अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तो हमें यहाँ प्रोटीन को डिस्कस करना है। तो प्रोटीन जो बनता है हमारा अल्फा अमीनो एसिड से बनेगा, और पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइंट होके एक पॉलीमर्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमने फॉर्म्स पढ़ी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोपेप्टाइड, यानी कि सिंगल अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो अमीनो एसिड आपस में प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड आपस में प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। चार अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम टेट्रापेप्टाइड। 10 अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेकापेप्टाइड। और डेकापेप्टाइड ही हमारा कहाँ से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन शुरू कर देता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होगा, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का, उसमें हमने क्या करा था कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होगा, और यहाँ पे जी लगा रहता है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि सपोज यहाँ पे G1, ठीक है, दिस इज फर्स्ट अमीनो एसिड, इसको बोलेंगे फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक। तो अब ये क्या करेगा कि सेकंड अमीनो एसिड से ज्वाइंट होगा। तो हम इसको जो लिख सकते हैं इस तरीके से लिखेंगे, ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट करने के लिए हमें जिसकी लिंकेज बनेगी वो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसकी लिंकेज जो है हमारी इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे ग्रुप को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH2 और यहाँ पे लगा देता हूँ COH, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन के साथ इसकी लिंकेज होना जरूरी है, COH, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसके और इसके बीच में हमें क्या करना है, लिंकेज करनी है। और लिंकेज करेंगे तो इसमें से हमारा क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो एक फर्स्ट अमीनो एसिड कंबाइन कर देगा सेकेंड अमीनो एसिड के साथ में, सेकेंड अमीनो एसिड के साथ में कंबाइन कर देगा, और एक हमारा डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा विद रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनेगा जो इस तरीके से G1, और यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पे NH, CO और H, G2 और NH2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा डाइपेप्टाइड का, डाइपेप्टाइड यानी कि डाइपेप्टाइड यानी कि मतलब क्या है कि जब दो अमीनो एसिड आपस में मिले और उसमें से वाटर को रिमूव किया और तो कंबाइन हो गए तो वो डाइपेप्टाइड बन गया। ये जो पोर्शन है, ठीक है,
इस पोर्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लिंकेज। किस टाइप के लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेप्टाइड लिंकेज दिस इज का फॉर्मेशन हो गया, पेप्टाइड लिंकेज की हेल्प के साथ से वन अमीनो एसिड सेकेंड अमीनो एसिड में ज्वाइन करेगा, राइट। तो ये हमने अभी बात करी डाइपेप्टाइड की। अगर इसी कंडीशन में क्या होगा कि थर्ड अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, फोर्थ अमीनो एसिड ज्वाइन हो गया तो टेट्रापेप्टाइड बन गया, 10 अमीनो एसिड ज्वाइन हो गया तो डेकापेप्टाइड बन गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि एक लॉन्गेस्ट और लंबी चेन आपकी फॉर्म हो जाएगी, तो उस पे हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो सेवरल अमीनो एसिड आपस में मिलके क्या करेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, राइट। तो अब हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट की जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड को समझने के लिए तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका जो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड का नेचर है वो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हेलिक्स की फॉर्म का एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि इट इज कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिस टाइप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉइल लाइक स्ट्रक्चर और बोल सकते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं हेलिक्स, हेलिक्स बोल सकते हो, कॉइल टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक। तो अब हम जो बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के जो बेसिक के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने बताया कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा स्पाइरल या हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक बताता हूँ कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक स्ट्रेट चेन बनती है, एक स्ट्रेट चेन बनेगी और स्ट्रेट चेन किससे बनती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आपके हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक। और जो दो अमीनो एसिड के बीच में जो है इसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो अमीनो एसिड अरेंज होंगे वो लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जो अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड लिंकेज से बाइंड होंगे। अब मैं बात करता हूं आपके सामने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो अमीनो एसिड हैं वो क्या है कि कोइल्ड हो जाएंगे या आपस में फोल्डेड हो जाते हैं, वो इस तरीके से, ठीक है, आपस में फोल्डेड हो जाएंगे, ठीक। तो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और इनमें भी क्या होगा कि डिफरेंट पोजीशन पे हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं और ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से क्या होंगे कि ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये हमारे इधर प्रेजेंट है अमीनो एसिड, ठीक। और इसके अमीनो एसिड के साथ साथ
इसमें जो लिंकेज रहेगी उसको बोलेंगे हम पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहां पर है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर से फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी, और फर्दर से फोल्डिंग इस तरीके से होगी कि वो 3 डायमेंशनल डोमेन टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्डिंग शुरू होगी। इसको बोलते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसमें भी वही है कि हर जो पोजीशन पे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा और अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वंडरवाल फोर्सेस भी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके का फॉर्मेशन करेगा, 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो स्टूडेंट अभी तक हम क्या कर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व रहती हैं, और वो क्या करती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हमने केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और क्वाटरनरी में क्या होता है कि जो सिंगल के अलावा मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से। वन सिंगल पेप्टाइड हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे इस तरीके से रहेगा, और तीसरा जो है तो इस तरीके से क्या है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताएंगे, यानी डिटेल प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड पे, ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड पे डिपेंड करेगा और उसके सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें एक तो नंबर पे और सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें हम ये जानते हैं कि जो इनमें अमीनो एसिड की लिंकेज है वो लिंकेज किसके थ्रू होती है, कोवैलेंटली पेप्टाइड बॉन्ड,
पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी अमीनो एसिड को जोड़ के रखती है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज हो गया और डाइसल्फाइड लिंकेज भी अमीनो एसिड को जोड़ के रखती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। तो पेप्टाइड लिंकेज हमने अभी डिस्कस किया था CONH से होगा। ठीक है, और जो डाइसल्फाइड लिंकेज है वो S और S से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के, कि वो इस तरीके से होगा NH3 प्लस और इधर होगा CH, यहाँ पे मान लीजिए G1 यानी फर्स्ट अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, CONH, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका CH और इधर हो गया G2 यानी कि सेकेंड अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से वही पेप्टाइड लिंकेज CONH और CH G3। ठीक है, और फिर से लिंकेज हमारी कौन सी लिंकेज होगी, पेप्टाइड लिंकेज की CONH और CH, फोर्थ अमीनो एसिड जुड़ेगा। ठीक है, फोर्थ अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि जो फोर्थ टाइप के अमीनो एसिड के लिए जो कंपाउंड चाहिए वो जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का पॉइंट को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एन टर्मिनल, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है पोर्शन इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक तो एन टर्मिनल होगा, ठीक है, जिसको हम अमीनो एसिड्स की पोजीशन पे बताएंगे, और एक होगा सी टर्मिनल जो कार्बोक्सिलिक पोजीशन को बताते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो बेस्ट एग्जांपल है समझने वाला वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में बताइए है आपका कि इंसुलिन क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ठीक है, और वो बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। तो हम यहाँ पे इंसुलिन के बारे में डिस्कस करें। इंसुलिन, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। इंसुलिन बेसिकली 2 चेन से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक चेन को बोलते हैं ए चेन और दूसरी वाली होती है बी चेन। ठीक है, तो ए चेन जो है ये किसकी 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, 21 अमीनो एसिड, और बी चेन है वो 30 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, 30 अमीनो एसिड, 30 अमीनो एसिड से बनी होती है। यानी कि तो इसमें इंसुलिन को बनाने के लिए 51 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होगा कि एक एन टर्मिनल होगा और एक सी टर्मिनल होगा। इसमें भी एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब बहुत सारे 21 और 30, बी चेन में 30 और ए चेन में 21 अमीनो एसिड होगा। तो इसमें जो एन पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे कौन सा होगा, इसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा ग्लाइसिन, और यहाँ पर जो सी पोजीशन पे रहेगा एस्पार्टिक।
ठीक। और इसी तरह हम बात करें बी चेन में, तो यहाँ पर रहेगा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, और यहाँ रहेगा सी, यहाँ पे सी टर्मिनल पे बी चेन में एलानिन। ठीक है। इसके अलावा इसमें लिंकेज भी होती है, तो जो लिंकेज के बारे में शो करना है वो हमें डाइसल्फाइड लिंकेज के बारे में बताना है कि जो डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे कैसे होगी। जो डाइसल्फाइड लिंकेज है वो 7 अमीनो एसिड ए चेन के और 7 अमीनो एसिड बी चेन के साथ में लिंकेज होती है, 7 और 7। ठीक है। और इसके अलावा 20 अमीनो एसिड ए चेन के और 19 अमीनो एसिड बी चेन के बीच में भी हमारी कौन सी लिंकेज होगी, डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी 6 अमीनो एसिड और 11 अमीनो एसिड के बीच में भी कौन सी लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ठीक। तो इस तरीके से आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को कैसे शो करता है और कितनी चेन बनी होती है, एन टर्मिनल पे क्या होगा, सी टर्मिनल पे क्या होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो जो हमारा जो डिपेंड करता है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है। पहला इसमें एक तो हम इसको पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में, अल्फा हेलिक्स, और सेकेंड इसमें जो फॉर्म्स होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड चेन या शीट, बीटा प्लेटेड शीट। ठीक। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ना है अल्फा हेलिक्स के बारे में और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है कि एक तो मोस्ट कॉमन है, स्पाइरल है, राइट हैंडेड है, और राइट हैंडेड के अलावा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्स अट्रैक्शन का भी रहता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स का भी अट्रैक्शन रहता है और हाइड्रोफोबिक का भी अट्रैक्शन रहता है। यानी हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन का मतलब हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का भी इसमें रहता है। ठीक। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा समझने के लिए, इसमें क्या है कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्पाइरल टाइप के स्ट्रक्चर में हमने पहले बताया है कि इसमें इन सब पोजीशन पे अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, राइट, ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट अमीनो एसिड हमेशा फोर्थ अमीनो एसिड के साथ में पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है फोर्थ अमीनो एसिड के साथ में पेप्टाइड के साथ लिंकेज करेगा, यानी फर्स्ट का सी टर्मिनल और फोर्थ का एन टर्मिनल हमेशा लिंकेज को शो करता है। ठीक है। और ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में कितने अमीनो एसिड रहते हैं, इसमें रहते हैं 3.4 अमीनो एसिड रहते हैं। 3.4 अमीनो एसिड रहेंगे इसमें, और इनकी डिस्टेंस कितनी होती है,
अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें कि भाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0.54 नैनोमीटर डिस्टेंस रहती है। और अब हम बात करते हैं कि इनके अमीनो एसिड के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, तो उसकी डिस्टेंस रहती है 0.14 नैनोमीटर की इसकी डिस्टेंस रहती है। ठीक है, राइट। तो अल्फा हेलिक्स में मोस्ट कॉमन होता है स्पाइरल होता है, राइट हैंडेड होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल मैंने बता दिया कि कौन कौन से बॉन्ड होंगे उसमें, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और वन अमीनो एसिड और 4th अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज होती है, और लिंकेज की वजह से क्या होगा कि ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करता है, ग्लाइसिन और प्रोलिन डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। तो बीटा प्लेटेड शीट जो है, ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट को हम 2 तरीके से या 2 मेथड के तरीके से समझते हैं। एक तो इसमें होता है पैरेलल टाइप की शीट, ठीक है, और दूसरी है इसमें एंटी पैरेलल टाइप की, एंटी पैरेलल टाइप की शीट। ठीक है, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। पैरेलल में क्या है कि जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की वो पैरेलल तरीके से होती है, इस तरीके से, दिस इज पैरेलल। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, यहाँ सी हो गया, ये एन हो गया। लेकिन एंटी पैरेलल में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया एन सी, तो इधर इस तरीके से जाएगा, सी एन, और फिर से इधर चला जाएगा एन और सी। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट में जो स्ट्रक्चर होगा वो पैरेलल और एंटी पैरेलल तरीके से होगा। पैरेलल मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, और एंटी पैरेलल में क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में शो करती है। राइट, इसका एग्जांपल है बीटा शीट का। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में, तो अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में एग्जांपल जो होगा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायो, तो स्टूडेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो है कि एक तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बताया, और इसमें हमने ये बताया मोस्ट कॉमन होता है स्पाइरल होता है, राइट हैंडेड होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल किस किस के तरीके से होगी, और जो इसमें हमने बताया कि जो 1 टर्म होता है, इस टर्म में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, और इसके अलावा इसकी जो डिस्टेंस है 0.54 नैनोमीटर की होगी, और इसमें हमारा क्या होगा कि जो अमीनो एसिड के 2 अमीनो एसिड के बीच की डिस्टेंस क्या है 0.15 नैनोमीटर होती है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा कि बीटा प्लेटेड शीट में जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे जिगजैग मोशन में जिगजैग की तरह अरेंजमेंट करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल में क्या होगी, पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन एक ही डायरेक्शन में होती है, एग्जिस्ट करती है। एंटी पैरेलल में क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इसका एग्जांपल था कार्बोनिक एनहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होगा क्या कि जो सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी टाइप का स्ट्रक्चर फिर दोबारा से क्या है कि फोल्ड हो जाएगा, और एक 3 डायमेंशनल डोमेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल डोमेन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमारे कौन से हैं इसमें कि जितने भी एंजाइम्स मतलब एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो क्या करते हैं कि फोल्डिंग करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दोबारा से फोल्डिंग हो जाती है, तो उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होंगी, राइट, और वो क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है, और उसमें 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और ज्वाइन होके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बनाते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडर वाल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट अमीनो एसिड की लिंकेज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, या उसको लिंकेज को करते हैं। तो अभी हमने ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हम जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को दे सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होगा कि ये बेसिकली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प के साथ से हमारे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है, ठीक। तो हमने अभी डिस्कस किया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन को सबसे आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल तरीका रखा हुआ है कि श्याम सुंदर सिंह, ठीक है, श्याम सुंदर सिंह मैथ के गुड डॉक्टर हैं, ठीक है। श्याम सुंदर सिंह मैथ के गुड डॉक्टर है। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस एस का मतलब क्या है, यानी श्याम का मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट रहेगा इसमें। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी,
ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है या एनर्जी को प्रोवाइड करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लिक्विड क्या है, ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे प्रोटीन भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है इसमें एस का मतलब यानी सुंदर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये होगा आपका स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल, इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल है स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो हम ये जानते हैं कि प्रोटीन क्या है कि हमारे बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोप्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। इसके अलावा हम बात करें कि अपने नेल्स के बारे में और हेयर्स के बारे में, तो नेल्स और हेयर में केराटिन प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट रहती है। और हम स्किन के बारे में बात करें तो स्किन में हमारी कोलाजन प्रोटीन रहती है और बोन्स में भी कोलाजन प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करता है। तीसरा है इसमें स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। तो स्टोरेज प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि स्टोरेज प्रोटीन जो हमारी बॉडी में स्टोर के तरीके से रहती है और आगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है ग्लूटालिन का, तो ग्लूटालिन जो हमारा वीट से बेसिकली ओपन होता है और हमें एनर्जी को देता है, राइट। ऐसे हम एग्जांपल अल्ब्यूमिन का भी ले सकते हैं, जो अल्ब्यूमिन है हमारा एग से ओपन होता है, राइट। तो यहाँ पर हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करेंगे इसमें एम के बारे में। तो यहाँ पर लिखते हैं एम का मतलब क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ है एम, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। इसके लिए हमारे टू टाइप्स के प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एक तो है एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या करेंगे कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक्टिन मायोसिन हमारा मसल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद है फिर एंजाइम्स, ठीक है। तो हम स्टूडेंट की पहले ही बता चुके हैं कि एंजाइम्स का नेचर भी क्या होता है, प्रोटीन का होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है कि ये रिएक्शन को कैटालिसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड में बढ़ाना है तो एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हेक्सोकाइनेज का, ग्लूकोकाइनेज का, पैक्सिन का, ये सारे एंजाइम्स के अंदर आते हैं। अब है 6 इसमें T4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, यानी इसको बोल सकते हैं एंजाइम प्रोटीन बोलेंगे। और ये है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोटीन जो किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस से अदर प्लेस, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो उसको हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था इसमें हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल में। इसके अलावा हमारे और भी है सेल मेम्ब्रेन, सेल चैनल भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे एच को हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोटीन, तो हार्मोन प्रोटीन्स बेसिकली हार्मोन्स का मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन का काम होता है। तो हार्मोन में एग्जांपल हम इंसुलिन का दे सकते हैं जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हार्मोन के बाद हो गया जी मतलब जेनेटिक, राइट, जेनेटिक प्रोटीन, ठीक। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं एक टाइप में
जेनेटिक प्रोटीन। तो इसमें जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, या जेनेटिक के बारे में कोई भी स्टडी करनी है तो उसमें जेनेटिक प्रोटीन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफेंस, इस इज 9th नंबर, डिफेंस प्रोटीन। तो डिफेंस प्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डिजीज से लड़ने की क्षमता, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस प्रोटीन, यानी कि बहुत सारी वो एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में बनती हैं जो बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर है या एंटीजन से हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक, उसको हम डिफेंस बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज का, ठीक। और लास्ट में है हम बात करेंगे आर का मतलब रिसेप्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो रिसेप्टर होते हैं वो भी हमारा क्या प्रोटीन नेचर के होते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर किसी भी ड्रग का या किसी भी हार्मोन्स के लिए या किसी भी एंजाइम्स के लिए बेसिकली क्या है कि उसको सिग्नलिंग का काम करते हैं, यानी कि मैसेज देने का काम करते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर का नेचर भी क्या होता है, प्रोटीन का होता है। तो ये रिसेप्टर जितने भी होते हैं प्रोटीन की बने होते हैं। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें जैसे बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हो गया, एड्रेनलिन रिसेप्टर हो गया, इंसुलिन रिसेप्टर हो गया, तो उसमें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में अगर एग्जांपल को समझे और भी अच्छी तरीके से, तो इसमें हमारे होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया है, और जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।